बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 और हम दूसरे चैप्टर में ही अभी जो है वो टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं। आज का हमारा ये टॉपिक जो पुरानी बुक का जहाँ पर चैप्टर का अख्ताम हो रहा था, क़याम पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म का किरदार। अब ये वो टॉपिक है जो यानी कि हम कायद-ए-आज़म की शख्सियत जो जैसे जैसे असरअंदाज हुई उसको मुख्तसर तरीके से हम कोशिश करेंगे कि उसको देखें कि कायद-ए-आज़म ने पाकिस्तान बनने में किरदार कैसे अदा किया। अब इस टॉपिक को जब हम शुरू करेंगे, ज़ाहिर बात हम पहले पाकिस्तान बनने तक का सारा सफ़र हम दूसरे सबक में तय कर चुके हैं। हमने शुरू किया करारदाद पाकिस्तान से, उसके बाद क्रिप्स मिशन, उसके बाद जिन्ना गांधी मुज़ाकरात, उसके बाद शिमला कॉन्फ्रेंस, लॉर्ड वेबल ने जो प्लान दिया था वेबल प्लान, उसके बाद आम इंतखाबात 1945 और 46, अबूरी हुकूमत, और उसके बाद 3 जून 1947 का मंसूबा और 18 जुलाई का जो अचानक का एक ऑर्डर आया कि 15 अगस्त 1947 तक 2 आज़ाद मुमलिकतें वजूद में आ जानी चाहिए। पाकिस्तान बन गया। कायद-ए-आज़म का किरदार देखना है कि उनकी सियासी बसीरत कैसे पाकिस्तान बनने का सबब बनी। तो हम बढ़ते हैं अपने कायद के इस टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हमारी चीज़ होगी तारुफ। तारुफ क्या? तारुफ वही जो बचपन से हम कायद-ए-आज़म पर जो मजमून लिखते चले आ रहे हैं, वही इस तारुफ का हिस्सा होगा। मेरे ख्याल में यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें लिखने की नहीं है, बस यही बताना है कि कायद-ए-आज़म की अजीम शख्सियत ने जनूबी एशिया की सियासत को और यहाँ के जोग्राफ़ी को एक नया रुख दे दिया और यहाँ पर मुसलमानों के लिए एक अलग वतन कायम हुआ। 25 दिसंबर 1876 को पैदा होते हैं कराची में। वालिद पूंजा जिन्ना एक कारोबारी शख्सियत है। बचपन में जो तालीम वो घर पर ही हासिल की। 10 साल के बाद सिंध मदरसतुल इस्लाम में उनको दाखिल करवा दिया गया। 1892 में वो मैट्रिक करते हैं और चले जाते हैं बाहर और कानून की डिग्री लिंकन इन कॉलेज, जो कि मौजूदा भी यूनिवर्सिटी है, वहाँ से हासिल करते हैं। 1896 में वापस आते हैं और वकालत का आगाज़ करते हैं। इसके बाद अंजुमन इस्लाम और कांग्रेस के जो जलसे हैं उनमें शिरकत करते हैं। 1906 में मुंबई में जो कांग्रेस का इजलास है उसमें मुस्लिम नुमाइंदे की हैसियत से उसमें शिरकत करते हैं। फिर सैयद वज़ीर हसन और मौलाना मोहम्मद अली जौहर के कहने पर 1913 में मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार करते हैं और उसके बाद मुसलमानों की सियासत का जो रंग है उसको तब्दील करना शुरू करते हैं। जोग्राफिया के हवाले से देखें, बरे सगीर की मुकम्मल सूरत हाल को कायद-ए-आज़म ने अपनी मुदब्बिराना शख्सियत और अनथक मेहनत से मुसलमानों के लिए बिलाखिर एक अलग वतन हासिल कर लिया। ये अरसा 1913 से 1947 तक का देखें। इस कलील अरसे में ये जो बड़ी जदोजहद है जो हम देखेंगे, क्योंकि खिदमात का आगाज़ तब भी होगा जब हम मुस्लिम लीग के हवाले से देखेंगे कि मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। तो खिदमात में जो आगे हमारा ये आ रहा है उसमें हम सारी चीज़ें, मैं इसकी हेडिंग भी बना दूँगा। 1913 से 1947 तक के जो अहम वाक़यात हैं जो कायद-ए-आज़म के मरहून मिन्नत हैं, उसको हम देखेंगे कि पाकिस्तान बनने तक का सफ़र कैसे तय हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक शेर ज़रूर लिखेंगे तारुफ के इख्तिताम पर। ये जो सब आप लिखेंगे कि निगाह बुलंद सुखन दिलनवाज जहाँ पुरसोज, यही है रख्ते सफ़र मीरे कारवां के लिए। अब हम इसके बाद बढ़ेंगे खिदमात की जानिब। खिदमात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि खिदमात का जो मामला है
वो 1913 के बाद से शुरू होगा, जब से कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग में शमूलियत इख्तियार की। तो इसमें हमारे लिए सबसे पहली हेडिंग आएगी और वो है, और इसको आपने वाक़यात क्योंकि हैं सारे, तो 1913 से 1947 तक की तरतीब को जहन में रखना है। यूँ नहीं करना कि कोई एक चीज़ पहले आपने मिसाक लखनऊ 1916 लिखा और उसके बाद तजावीज़ दिल्ली 1927 लिख दिया, दरमियान में रोल्ट एक्ट वगैरह छोड़ दिया, या 1947 पहले लिख दिया वगैरह वगैरह। क्योंकि खिदमात को एक वाक़या जो है उसकी तरतीब के साथ आपने रखना है ताकि आपका टॉपिक बेहतर तरीके से जारी रहे और समझ भी आ सके। खिदमात में हमारे लिए सबसे पहला जो हेडिंग आएगी वो है मिसाक लखनऊ। तारीख़ बहुत ज़रूरी है समझने के लिए। 1916 में कायद-ए-आज़म ने मिसाक लखनऊ के तहत, यानी कि इसको लखनऊ पैक्ट भी कहते हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान जो है वो एक खुशगवार जो ताल्लुकात है उनका आगाज़ कराया और हिंदुओं से मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक़ मनवा लिया। यानी कि वो इस बात पर हिंदुओं को ले आया कि देखें, जब भी इंतखाबात अगर बरसगीर में होंगे तो उसके लिए ये आप भी माने कि मज़हब के नाम पर मुसलमानों के लिए इलेक्शन में नशस्तें रखी जाएँ। वो सियासी जो एक पोस्टें होती हैं जिनके ऊपर सिर्फ मुसलमान ही इलेक्शन लड़ सकें और जीत सकें, जनरल नशस्तें ना हों बल्कि जुदागाना तरीके इंतखाब जिसको कहते हैं मज़हब के नाम पर जो होगा, उसमें मजहबी नशस्तें हर फ़िरके के लिए रखी गई। तो मुसलमानों के लिए जुदागाना इंतखाब का हक़ जो है वो हिंदुओं से मनवा लिया कि हिंदू इस बात को मान गया कि ठीक है, आइंदा इंतखाबात भी जब भी कोई हो उसमें मुसलमानों के लिए भी नशस्तें मखसूस हो जिस पर मुसलमान ही इलेक्शन लड़ सकें और जीत सकें और उस पर ही मुसलमान बैठें। ये मुसलमानों की नुमाइंदगी की एक जीत थी और ये कायद-ए-आज़म के मरहूने मिन्नत रही। ये कब हुआ? मिसाक लखनऊ 1916। इसके बाद हम बढ़ते हैं दस्तूरी इस्लाहात। उन्नीस सौ उन्नीस में नई दस्तूरी इस्लाह जिसको चैम्सफोर्ड इस्लाहात भी कहते हैं। कायद-ए-आज़म ने 1913 में जो एक कांग्रेसी रहनुमा था गोखले, उसके साथ मिलकर बरतानिया में नई दस्तूरी इस्लाहात का मुतालबा किया कि बरतानिया वाले अपने दस्तूर में इस्लाहात करें। ये जो बरसगीर के हवाले से, यानी कि ये जो कौमें हैं, ये फ़िरके हैं, इनके हवाले से कोई चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की जानिब जानी चाहिए, दस्तूर में कुछ तरामीम करें, कुछ बेहतरी लाएँ। तो 1919 में जो चैम्सफोर्ड इस्लाहात आई वो कायद-ए-आज़म की जो काविशें हैं उनका एक नतीजा थी, यानी कि जो इस्लाहात का मुतालबा किया कि ऐसे ऐसे मुसलमानों या हिंदुओं के लिए, गोखले भी क्योंकि साथ था, कि बरसगीर में जो अक़लियतें या अक्सर जो भी है बरसगीर के हवाले से कुछ बेहतर रिफॉर्म्स यानी कि इस्लाह की जाए, दस्तूर में बेहतरी लाई जाए ताकि यहाँ पर जो कौमें रहती हैं उनके लिए कुछ फ़ायदा हो। और यकीनन जो चैम्सफोर्ड इस्लाहात 1919 में आई बरतानिया की, उसमें हम देख सकते हैं कि कायद-ए-आज़म की काविशें जो हैं वो रंग लाईं और वो इस्लाहात जो हैं वो मुसलमानों और हिंदुओं के लिए, बरसगीर के लिए काफ़ी हद तक बेहतर साबित हों। यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और जैसे आप देखा 1916 के बाद 1913 में कायद-ए-आज़म जो है वो मुस्लिम लीग में शामिल होते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड हेडिंग आ जाती है रोल्ट एक्ट 1919। में सर सिडनी रोल्ट ने एक रोवल्ट भी कहता है उसको, सर सिडनी रोवल्ट ने एक एक्ट पास करवाया जिसको रोल्ट एक्ट का नाम दिया गया।
ये असल में एक काला कानून था और इसमें इंतज़ामिया को लामहदूद इख्तियारात दे दी गए, यानी कि जो इंतज़ामी अमूर थे जो बरसगीर में जारी बात है वो अंग्रेज़ ही संभाल रहे थे, और हर जो इंतज़ामी अमूर पर फाइज बंदा था वो अंग्रेज़ था। तो ये समझ लें कि फ़ौज और पुलिस सारी ताकत अंग्रेज़ों के पास है, क्योंकि वो इंतज़ामी अमूर संभाल, उनको लामहदूद इख्तियारात दे दिए गए। कायद-ए-आज़म ने इस कानून के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और बरतानवी हुकूमत से कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में, जारी बात है उस टाइम पे कोई झगड़ा फसाद लड़ाई कुछ भी नहीं हो रहा था, एक खा मखा का ये कानून पास किया गया कि इंतज़ामिया को लामहदूद इख्तियारात दिए गए। तो वो ना तो ऐसी खाना जंगी थी कि उसमें ज़रूरत हो कि वाकई इंतज़ामिया को ऐसे इख्तियारात दें कि वो कुछ भी कर सकें हालात को कंट्रोल करने की। तो उन्होंने कहा कि जो कौम अमन के ज़माने में काले कानून बनाती वो महज़ब कौम नहीं हो सकती, जबकि हालात अभी दुरुस्त थे, तो इस वक्त में ऐसे कानून बनाने की क्या ज़रूरत है। कायदा ने शदीद तरीन तनकीद की। रोल्ट एक्ट 1919 के बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास हेडिंग आती है तजावीज़े दिल्ली 1927। ये एक बड़ा कहते हैं दिलचस्प चीज़ हो गई कि कायद-ए-आज़म ने तजावीज़ दिल्ली दी 1927 में, और कांग्रेस से ताउन का इंदिया कैसे दिया कि जुदागाना इंतखाब के हक़ से वो पीछे हट गए। मज़हब के नाम पर जो नशिस्तें मखसूस मुसलमानों की जानी थी, जैसे कि लखनऊ पैक्ट में हुआ था, कांग्रेस के साथ मज़ीद राब्ते बेहतर करने और उनके साथ चल के ताकि अंग्रेज़ों को यहाँ से निकाला जाए, कायद-ए-आज़म ने तजावीज़ दिल्ली दी और दस्तबरदार हुए जुदागाना इंतखाब के हक़ से। अब क्या हुआ कि ये अंदिया तो दिया गया, लेकिन ये जो मामला था ये पूरा ना हो सका। कांग्रेस की जानिब से मुस्बत जवाब ना आया और इसका कुछ फ़ायदा ना हुआ। अलबत्ता यहाँ पर मुस्लिम लीग, जो कि यहाँ पर लिखा नहीं आपका दरसी कुतब पर, मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गई। कायद-ए-आज़म के मुस्लिम और शफ़ी मोहम्मद मुस्लिम लीग दो, यानी कि दो ब्रांचेस बन गई, क्योंकि ये फ़ैसला पसंद ना किया गया कि क्यों जुदागाना इंतखाब के हक़ से पीछे हटा गया। खैर ये ताउन का अंदिया था जो कि पूरा ना हुआ कांग्रेस के। बल्कि उसके बाद जो मैं हेडिंग है ये जो बना रहा हूँ, मशहूर चौदह नकात उन्नीस सौ 1929। तजावीज़ दिल्ली का कितना ताउन का बड़ा अंदिया था कि ख़ुद मुस्लिम लीग दो हिस्सों में बट गई। लेकिन क्या हुआ कि बजाय कि इसमें देखा जाए, नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की और इस ताउन के आप समझ लें चीथड़े उड़ा के रख दी। इस सारा ताउन जो हमें नज़र आ रहा था कायद-ए-आज़म की तरफ से, नेहरू रिपोर्ट में उस सब चीज़ों को बिल्कुल जो है वो ख़त्म कर दिया। कांग्रेस और हम मुस्लिम लीग के दरमियान जो कुछ शायद बच सकती थी चीज़ ताउन की, उसके बिल्कुल वो इम्कानात ख़त्म कर दिए। फिर कायद-ए-आज़म ने नेहरू रिपोर्ट के जवाब में मशहूर 14 नकात दिए 1929 में। कब दिए? 1929। ये छोटा लिखा, मैं ज़रा बड़ा लिख देता हूँ दोबारा से। उन्नीस में मशहूर 14 नकात दिए और मुसलमानों के लिए मंजिल का तयन हो गया। कायद-ए-आज़म ये समझ रहे थे कि शायद कांग्रेस के साथ मिल के एक अच्छी फ़िज़ा कायम हो सके कि अंग्रेज़ों को यहाँ से जल्द निकाल दिया जाएगा, लेकिन नेहरू रिपोर्ट ने वो सारा सिलसिला ख़त्म कर दिया और कायद-ए-आज़म ने फिर अपने मशहूर 14 नकात दिए और मुसलमानों के लिए उनकी मंजिल का तयन हो गया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग जो बन रही है, पहली गोलमेज़ शिरकत।
कायद-ए-आज़म ने पहली गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस जो बरतानिया में मुनक्किद हुई उसमें मुसलमानों की नुमाइंदगी की, मुसलमानों की जो ये कौम का तशख़्ख़ुस है इसको वाज़ेह किया वहाँ पर, और कायद-ए-आज़म ने बताया कि वहाँ पर जो मुसलमान हैं वो क्या क्या सोच रहे हैं और उनके लिए क्या क्या करना चाहिए। असल में गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस ये नहीं थी कि गोल मेज़ रखा जाता था, ये असल में ये था कि बरतानवी हुकूमत जिन इलाकों पर कब्ज़ा करती थी, जिनको अपनी नौआबादियात बनाती थी, वहाँ के इलाके में जो अक्सरीती जमातें होती थी, फ़िरके होते थे, उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते थे। इसको गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस कहते हैं। यानी कि अक़लियतें और जो तसल्लुत रखते थे, यानी कि बरतानवी हुकूमत जिन इलाकों पर कब्ज़ा करती थी, वहाँ के इलाकों की जो बड़े फ़िरके जमातें थी उनके साथ मुज़ाकरात किए जाते थे। उसका नाम गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस रखा जाता था। यानी कि वो 1 to 1 आमने सामने मुज़ाकरात होते थे, सिफारिशात रखी जाती थी वगैरह वगैरह। कायद-ए-आज़म ने मुसलमानों के तशख़्ख़ुस उजागर किया और उनको चीज़ें बताएं कि क्या क्या मुसलमानों के लिए बरसग़ीर में होना चाहिए उनकी बेहतरी के लिए। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है मुर्दा मुस्लिम लीग, बल्कि आप इसकी हेडिंग बना लें मुस्लिम लीग में जान डालना। 1935-36 कायद-ए-आज़म ने 1935-36 में जो मुस्लिम लीग मुर्दा हो चुकी थी उसके लिए बिल्कुल एक समझ लें कि सियासी हवाले से हैच हो चुकी थी, उसमें जान डाली और ये कायद-ए-आज़म की बड़ी कोशिश में थी ताकि आगे बढ़ा जा सके। तो 1935-36 में कायद-ए-आज़म ने मुर्दा मुस्लिम लीग में जान डाली। इसके बाद हमारे पास हेडिंग बनती है और वो है कांग्रेसी वजारतें। कांग्रेस ने 11 में से 7 सूबे में अपने वजारतें कायम की। वो देखा जा रहा था कि वो सियासी तौर पर बड़े ताकत पकड़ रहे थे। कांग्रेस ने हर वो हरबा इस्तेमाल किया कि जिसकी वजह से मुसलमानों को सकाफ़ती सियासी हर लिहाज से नुकसान पहुँचाया जा सके। कायद-ए-आज़म ने इस कड़े वक्त में भरपूर हिकमत अमली से मुसलमानों को हर लिहाज से महफूज रखने की कोशिश की। उनकी मुदब्बिराना सियासत की वजह से बिल आखिर 1939 में कांग्रेस ने इन वजारतों से इस्तीफ़ा दे दिया। कायद-ए-आज़म ने खुशी के तौर पर यानी कि 22 दिसंबर 1939 का दिन योम तशक्कुर के तौर पर मनाने का ऐलान किया। यानी कि अब मुसलमानों को शुक्र अदा करना चाहिए कि उनको इस चीज़ से जो जान बख्शी हो गई, क्योंकि कांग्रेस हर लिहाज से मुसलमानों को तकलीफ़ देना जानती थी, उनको सियासी मजहबी हर लिहाज से दबाना चाहती थी। बिल आखिर इसका इख्तिताम हुआ। ये कायद-ए-आज़म की बहुत बड़ी काविश थी कि कांग्रेस ने अपनी वजारतों से इस्तीफ़ा दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि मुत्तफ़िक़ा लीडर यकम अक्टूबर 1937 लखनऊ के इजलास में कायद-ए-आज़म को मुस्लिम लीग का मुसलमानों का मुत्तफ़िक़ा लीडर जो है वो मंजूर किया गया। कायद-ए-आज़म ने भी पूरे बरसगीर के जो है दौरे किए और वक्त की ज़रूरत से मुसलमानों को आगाह किया। इसके बाद हमारे पास हेडिंग आती है और वो है करारदाद लाहौर 1940। मंटो पार्क या इकबाल पार्क में जो जलसा हुआ मुस्लिम लीग का, जिसमें कायद-ए-आज़म ने खुद पर सदारत में 2 कौमी नज़रिए की वजाहत की। ये वजाहत इतनी ज़रूरी थी कि यहाँ पर 2 इलाकों में और उनके लिए 2 अलग वतन होने चाहिए। मुसलमान हिंदुओं के साथ महफूज नहीं रह सकते। ये एक ऐसा पॉइंट था जिसके 7 साल बाद ही मुसलमानों ने पाकिस्तान हासिल कर लिया। इसके बाद है
1940 से 45 तक का अरसा। 1940 से 45 तक के अरसे में कायद-ए-आज़म ने बरतानवी हुकूमत और उसके साथ हिंदुओं से मुज़ाकरात किए और ऐसी फ़िज़ा कायम की ताकि किसी तरीके से मुसलमानों के लिए कोई बेहतर हल निकल सके। ये जो कोशिशें थी ताल्लुकात बेहतर करने की हिंदुओं और बरतानवी हुकूमत का, इसमें क्रिप्स मिशन सबसे पहले आता है 1942, जिनाह गांधी मुज़ाकरात 1944 और शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 काबिल ज़िक्र है। इसके बाद इंतखाबात 1945-46। अब वो मौका आ गया कि कायद-ए-आज़म की जो मुदब्बिराना सियासत थी और हिकमत अमली और जद्दोजहद और इखलास को एक नतीजा मिलने लगा था। 1945-46 के इंतखाबात शिमला कॉन्फ्रेंस के बाद एक ऐसा मोड़ थे जिसमें कायद-ए-आज़म ने ख़ुद कहा कि इस तस्वाब राय होंगे कि पाकिस्तान बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। अगर मुसलमान मुस्लिम लीग को वोट करेंगे तो पाकिस्तान बनने दिया जाएगा, वरना ये मुतालबा अज़ खुद मुस्तरद हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तमाम मखसूस नशस्तों पर जो मरकज़ में थी उसमें मुस्लिम लीग के मुसलमान जो है वो कामयाब हुए और सूबाई सतह पर भी बेहतरीन कामयाबी हासिल की, जिसके बाद पाकिस्तान बनने का ख्वाब 1947 में पूरा हुआ। और ये हमारे इस कायद की ही बरूने मिन्नत है जिन्होंने अपनी सियासी जद्दोजहद, हिकमत अमली और इखलास की वजह से हमारे लिए अलग वतन हासिल किया जिसमें आज हम सांस ले रहे हैं। तो ये बेटा आप लोगों का टॉपिक है। इसमें तारुफ मैंने आपको बताया, वो जो मजमून आप शुरू से लिखते हैं उसको मैंने आपको चीज़ें बता दी। इसके आखिर पे आप ये शेर लिखेंगे। खिदमात को मैंने तफसील के साथ आपको बता दिया। बस इसकी आपके डेट्स की ख्याल रखना है, इसको आगे पीछे नहीं करना, क्योंकि एक वाक़े की सूरत में 1913 से लेकर 1947 तक, तो आपने इसको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और उम्मीद करता हूँ आपको ये टॉपिक अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।